एक आदमी की सज़ा पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर नहीं जाना चाहता, सिर्फ इसलिए ताकि वो मेरे हाथ का बना हुआ बड़े पतीले का खाना, दाल चावल सब्जी खा सके। यहाँ तक कि वो अक्सर एक निवाला ज़्यादा खाने के लिए दूसरों से मारपीट तक कर लेता है। बाहर के लोग भी यहाँ अंदर आकर खाना खाने के लिए सिर उड़वाने को तैयार हैं, जबकि मैं तो पहले सिर्फ चौराहे पर समोसे, कचौड़ी और रोटियां बेचता था। पर एक अंडरवर्ल्ड डॉन ने मुझे बलि का बकरा बनाकर यहाँ अंदर भिजवा दिया। अब मुझे फांसी होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा है। जब मैं बेहद दुखी और गुस्से में था, तभी जेलर मुझे पूछताछ वाले कमरे में ले गया और मुझसे कैदियों के लिए खाना बनाने को कहा। लेकिन मैं तो सिर्फ रोटियां और पराठे बनाना जानता हूं, जिसे ड्रैगन कंट्री चीन में कोई शेफ भी नहीं मानता। तो क्या मुझे 2000 लोगों के लिए रोटियां बनानी होंगी? खैर, जब तक जिंदगी है तब तक जी लो के नियम पर चलते हुए मैंने हामी भर दी। लेकिन जब मैं किचन में गया तो वहां के बर्तन बहुत पुराने और टूटे फूटे थे, और सब्जियां भी ताज़ा नहीं थीं। ऊपर से कैदियों के खाने के समय में सिर्फ 40 मिनट बचे थे। इतने कम समय में 2000 लोगों का खाना बनाना गॉड ऑफ कुकिंग स्टीफन चाओ के लिए भी नामुमकिन जैसा था। अगर मैं वक्त पर खाना नहीं बनाता तो जेलर तो मुझे छोड़ता ही नहीं, वो खूंखार कैदी भी मुझे जान से मार डालते। जब मैं पूरी तरह निराश हो चुका था, तभी अचानक मेरे दिमाग में गदा थंग आटे की नमकीन लापसी सूप बनाने की रेसिपी आ गई। मैंने अपनी उंगलियां घुमाई और खाना बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच जोन 1 के खूंखार कैदियों के मैदान में छोटे बालों वाला पीटर कुर्सी पर बैठकर धूप सेक रहा था। यह आदमी चाहे जेल के अंदर हो या बाहर, हर जगह उसकी तूती बोलती है। वो यहाँ का असली डॉन है। वो अचानक खड़ा हुआ और भारी कैदियों की फौज लेकर डाइनिंग हॉल के बाहर पहुंच गया। उसने अपने गुर्गों से पूछा, लड़कों, अगर आज का दोपहर का खाना भी पहले की तरह बकवास हुआ तो हमें क्या करना चाहिए? पास खड़े एक पतले लड़के ने गुस्से में कहा, हम उसे सीधे भगवान के पास भेज देंगे। हैश 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 भाग दो, टैप टैप टैप। अचानक दरवाजे पर हुई तेज खटखटाहट से डाइनिंग हॉल में खोया हुआ गार्ड साइलस चौंक गया। खाने का वक्त हो चुका था। उसने किचन में मुझे काम करते देखा तो उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही था। वो मेरी सच्चाई जानता था और मुझे बचाना चाहता था, लेकिन किचन का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। किचन में 50 बड़े ड्रमों में सफेद सूप जैसी कोई चीज भरी हुई थी। उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी, और दिखने में भी वो बहुत साधारण लग रही थी। इससे कैदियों को बेवकूफ बनाना मुश्किल था। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने उसे बर्तन उठाने में मदद करने को कहा। साइलस ने सिर हिलाया और बोला, इसे बाहर रखने के बाद मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगा, वरना वो कातिल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे उसके लिए थोड़ा अच्छा लगा। अभी सारा सूप काउंटर पर पूरी तरह सज भी नहीं पाया था कि बाहर से चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। लोहे का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा और कैदी उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। हम दोनों ने अपने हाथ और तेज चलाए। पहले कैदी खुद खाना उठाने आते थे और डॉन पीटर का आदमी सबको खाना बांटता था। लेकिन आज सुबह एक शेफ के साथ हुई हिंसक घटना के बाद शेफ और कैदियों को दूर रखना जरूरी था। सब कुछ ठीक करने के बाद साइलस ने किचन का दरवाजा अंदर से बंद किया और मुझे एक दूसरे रास्ते से काल कोठरी नंबर 99 में छोड़ आया। इसके बाद उसने डाइनिंग हॉल का मुख्य दरवाजा खोला। पीटर लेदर जैकेट पहने, मुंह में सिगार दबाए सामने खड़ा था और उसके गुर्गे पीछे तैनात थे। पीटर ने काउंटर की तरफ देखा और पूछा, साइलस, नया शेफ कहाँ है? साइलस ने बिना डरे कहा, मैं नहीं बता सकता। पीटर ने ठंडी सांस ली और अपने आदमी मंकी को खाना बांटने का इशारा किया। लेकिन जैसे ही मंकी काउंटर के पास गया, वो सन्न रह गया। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाया, क्या ये सुअरों का खाना है? पीटर का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। वो तेजी से काउंटर की तरफ बढ़ा। जब उसने सफेद सूप से भरे उन ड्रमों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसने साइलस को ऐसी नजरों से देखा जैसे वो उसे जान से मार देगा। उन्हें ऐसा खाना दिया जा रहा था। अगर उसने ये बेइज्जती बर्दाश्त कर ली तो वो आगे डॉन कैसे कहलाएगा? साइलस डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। उसकी हथेलियों में पसीना आ गया था। उसने तुरंत एक झूठी कहानी गढ़ी। पीटर, गुस्सा मत करो। ये रहस्यमयी पूर्वी देश चीन के एक बेहद खास शेफ ने बनाया है। इस शेफ ने अकेले ही पूरी दुनिया के कुकिंग दिग्गजों को धूल चटाई है। वो बहुत गुणी है। पीटर ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसे कुछ शब्द समझ नहीं आए, लेकिन सुनने में यह काफी दमदार लगा। उसके मन में उत्सुकता जागी। इस डिश का उस रहस्यमयी देश में क्या नाम है? साइलस ने मुझसे पहले ही पूछ लिया था। उसने लड़खड़ाती जुबान में कहा, गदाथंग। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन पीटर ने उसे पकड़ लिया। भाई, तुम यहीं रुकोगे। फिर पीटर ने चम्मच उठाई और एक कटोरी सूप निकाला। उसने खुद नहीं खाया, बल्कि अपने गुर्गे मंकी के आगे कर दिया। मंकी, तुम 2 साल से मेरे साथ हो। ये कटोरा तुम्हारे लिए इनाम है। मंकी का चेहरा उतर गया। वो साइलस की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन बॉस की बात टालने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने कटोरा उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया। पर अगले ही पल
जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वो अपनी जगह पर जम गया। एक बेहद सुकून देने वाला और प्यारा एहसास उसकी जीभ से होते हुए पूरे शरीर में फैल गया। उसे लगा जैसे वो बचपन में अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ है। यहाँ तक कि उसे लगा कि भगवान उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मंकी को लगा कि वो खुशी के मारे मर जाएगा। पीटर ने जब मंकी का ये चेहरा देखा तो वो गहरे असमंजस में पड़ गया। उसने खुद एक कटोरा भरा और पीते ही जैसे उसके दिमाग में धमाका हो गया। वो एक कल्पना की दुनिया में खो गया, जहां वो बचपन के पालने में अपनी माँ की आगोश में था। ये सब इतना सच लग रहा था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। पास खड़ा छोटा गार्ड साइलस बिल्कुल हैरान था। ये क्या माजरा है? सिर्फ सूप पीकर ये लोग रोने लगे? इन जाहिलों ने कभी ड्रैगन कंट्री का खाना नहीं चखा, खुद को डॉन बोलते हैं और एक सूप पर पिघल गए। खैर जो भी हो, साइलस को तसल्ली हुई कि उसकी जान बच गई। बाकी गुर्गों ने जब अपने बॉस और मंकी का ये हाल देखा तो उनसे भी रहा नहीं गया। सबने उत्सुकता में बड़े बड़े कटोरे भरे और पीने लगे। सबके चेहरों पर एक अजीब सी खुशी और सुकून था। इस बीच पीटर अकेले ही 3 कटोरे साफ कर चुका था। उसने अपने 2 आदमियों को इशारा किया और वे एक पूरा ड्रम छिपाकर पीटर के आलीशान वीआईपी सेल में ले गए। वो इस स्वाद को अकेले के लिए बचाना चाहता था। काफी छीना झपटी के बाद दोपहर के खाने का वक्त खत्म हुआ। सूप का एक कतरा भी नहीं बचा। आखिरी ड्रम के लिए 2 गुटों में ऐसी लड़ाई हुई कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 6 को मामूली चोटें आईं। जब चीफ गार्ड मार्टिन अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा तो दोनों गुट गायब हो चुके थे। मार्टिन ने बिखरा हुआ हॉल देखा तो उसका सिर चकरा गया। उसने देखा कि कोने में 5 कैदी अजीब हरकतें कर रहे थे। मार्टिन जब उनके पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो 5 खूंखार कैदी बड़े मजे से प्लेटें चाट रहे थे। ये तो हद ही हो गई थी। उसने सबको बाहर निकाला और जेलर को फोन करके इस छोटी सी झड़प की जानकारी दी। जेलर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने मार्टिन से कहा, शाम को किसी अच्छे शेफ का इंतजाम करना, उस समोसे बेचने वाले कातिल से दोबारा खाना मत बनवाना। इस बार कोई बड़ा हंगामा नहीं हुआ, यही बहुत है। मार्टिन ने फोन पर तो हाँ कह दिया, पर मन ही मन कोसने लगा, उसके सिवा मैं किसे ढूंढूं? असल में मैं ये स्वादिष्ट सूप सिर्फ इसलिए बना पाया क्योंकि खाना बनाने से पहले मेरे दिमाग में एक लार्ज पॉट कुकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। जब मैं दोपहर की नींद से जागा तो मुझे 2000 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स मिल चुके थे। 3000 पॉइंट्स होने पर मैं एक स्पेशल ड्रॉ खेल सकता था, जिसमें फांसी टालने का कार्ड शामिल था। अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे जल्दी से जल्दी और पॉइंट्स कमाने थे। तभी गलियारे में कदमों की आवाज आई। साइलस मेरी कोठरी के बाहर खड़ा था। वो मुझे रात का खाना बनाने के लिए ले जाने आया था। मैंने तुरंत हाँ कर दी। इस बार मेरे साथ मदद के लिए एक महिला को भी भेजा गया था। वो एक खूबसूरत विदेशी महिला सोफिया थी, जिसके पास ड्रैगन कंट्री के रेस्टोरेंट में काम करने का पुराना तजुर्बा था। ऐसा लगा कि जेल में अच्छे खाने की वजह से मुझे कुछ खास सुविधाएं मिलने लगी थीं। लेकिन जब सोफिया ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में नफरत थी। यहां तक कि उसने गार्ड साइलस को भी भाव नहीं दिया। साइलस ने हमसे जल्दी खाना बनाने को कहा और खुद किचन के बाहर चला गया। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि सोफिया ने मुझे बीच में ही रोक दिया। तुम जैसे लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। इतना कहकर वो दीवार से टिक कर आंखें बंद करके बैठ गई। मैंने भी उस पर ध्यान देना छोड़ दिया और आज की सब्जियों पर नजर डाली। कोल्ड स्टोरेज चेक करने के बाद मुझे निराशा हुई। वहां कुछ खास नहीं था। मांस और ताज़ी सब्जियां खत्म थीं। इसलिए मैंने उपलब्ध मैदे से यांगचुन नूडल्स प्लेन सूप नूडल्स बनाने का फैसला किया। इसी दौरान जोन 1 की नंबर 1 कोठरी में पीटर एक मेडिकल डॉक्टर से काफी परेशान होकर बात कर रहा था। क्या मेरे भाई के होश में आने की कोई उम्मीद है? डॉक्टर ने कहा, आपके भाई जैसी कोमा की हालत में होश में आने की उम्मीद 10,000 में से एक होती है। मेरा सुझाव है कि उन्हें इस हालत में रखने से बेहतर है कि उन्हें शांति से जाने दिया जाए। पीटर का दिमाग सुन्न हो गया। वो अपनी जगह पर लड़खड़ा गया। एक पल में वो बूढ़ा दिखने लगा। उसने डॉक्टर पर गुस्सा नहीं निकाला, बस रुआन से स्वर में कहा, इन्हें बाहर छोड़ आओ। पीटर अपने भाई कीला के बेड के पास बैठा। उसका हाथ थामे बेहद भावुक था। ये बड़े भाई की गलती है कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया। अगर कोई तुम्हें होश में ला दे तो मैं अपनी सारी दौलत और ताकत छोड़ने को तैयार हूं। ###भाग 3। दूसरी तरफ मेरे यांगचुन नूडल्स लगभग बनकर तैयार थे। मैंने सबसे पहले अपने लिए एक कटोरी निकाली। पल भर में ही नूडल्स की लाजवाब खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सोफिया की नाक में जैसे ही वो खुशबू गई, उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसकी ये हालत देखकर मैंने जानबूझकर कहा, खाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और फिर एक बड़ा निवाला मुंह में भरकर मजे लेने लगा। सोफिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी बेइज्जती हो चुकी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे तुम जैसे अपराधियों से सख्त नफरत है। मैं, सोफिया, मर जाऊंगी पर तुम्हारा खाना कभी नहीं खाऊंगी। 10 मिनट बाद
साइलस और सोफिया दोनों किचन के कोने में कटोरी कांटा लिए पागलों की तरह नूडल्स खा रहे थे। दोनों के चेहरों पर असीम आनंद था। साइलस अब समझ चुका था कि दोपहर में कैदी खाना छीनने के लिए क्यों लड़ रहे थे। ये खाना वाकई जादुई था। उसके मन में मेरे लिए सम्मान जाग गया। अभी रात के खाने का वक्त नहीं हुआ था, लेकिन डाइनिंग हॉल के बाहर लंबी लाइन लग चुकी थी। लोहे का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। साइलस ने देखा कि मैंने सब तैयारी कर ली है, तो उसने अपने साथियों से सोफिया को वापस ले जाने को कहा। जाते समय सोफिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आसपास लोगों को देखकर वो चुप रही। इसके बाद साइलस ने कैदियों को अंदर आने दिया। आज रात सबसे पहले पीटर नहीं, बल्कि मंकी आया था। दोपहर की तरह मंकी अपने साथियों के साथ काउंटर के अंदर खाना बांटने खड़ा हुआ। जब उसने ड्रम में तैरते हुए नूडल्स देखे तो वो ठिठका और बड़बड़ाया, नूडल्स क्यों बनाए? मुझे नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं और बॉस को तो नूडल्स से सख्त नफरत है। लेकिन दोपहर के अच्छे स्वाद की वजह से उसने मुझसे बदतमीजी नहीं की। मैं धीरे से मुस्कुराया, ये नूडल्स सीधे खाने के लिए नहीं है, इन्हें मेरे खास गर्म सूप के साथ मिलाकर खाना होगा। इतना कहकर मैंने बड़े उबलते हुए ड्रम का ढक्कन हटाया। ढक्कन हटते ही नूडल्स के सूप की इतनी तेज और लाजवाब खुशबू भाप के साथ निकली कि पूरे डाइनिंग हॉल में फैल गई। खुशबू सूंघते ही हर कैदी के मुंह में पानी आ गया। मंकी भाई, जल्दी खाना बांटो, अब बर्दाश्त नहीं होता। मंकी खुद उस खुशबू से थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया था। उसने तुरंत बॉस पीटर के लिए 5 पैकेट पैक किए और फिर बाकी कैदियों को खाना बांटना शुरू किया। इधर कोठरी नंबर 1 में पीटर अपने भाई की हालत को लेकर गुस्से में उबल रहा था। तभी बुलोंग अपने 2 आदमियों के साथ नूडल्स का ड्रम लेकर कमरे में आया। खाना ठंडा ना हो जाए, इस जल्दबाजी में वे बिना इजाजत अंदर आ गए थे, जिसकी वजह से पीटर ने उन्हें बुरी तरह डांटा। तीनों डर के मारे कांप रहे थे। जब पीटर को पता चला कि रात के खाने में नूडल्स हैं, तो उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और गुस्से से बुलोंग को देखा। बुलोंग तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। डर के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके साथी जमीन पर ढेर हो चुके थे। पीटर चिल्लाया, जाओ और उस शेफ को जान से मार दो। तभी अचानक उसके कोमा में पड़े भाई ने पीटर का हाथ कसकर पकड़ लिया। पीटर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने देखा कि कीला की धुंधली आंखें खुली थीं और उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। पीटर ने तुरंत कान पास लगाया तो कीला की बेहद कमजोर आवाज आई, भाई, कौन सा खाना है? बहुत अच्छी खुशबू है, मुझे भूख लगी है। पीटर खुशी के मारे रो पड़ा। उसने अपने आदमियों से पूछा, क्या नूडल्स बचे हैं? खुशकिस्मती से ड्रम के नीचे थोड़े नूडल्स बचे थे। पीटर ने अपना ईगो साइड में रखकर वो नूडल्स मंगवाए। उसका मूड अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने आदमियों से कहा, ये मैं नहीं खा रहा, इस खुशबू ने मेरे भाई को कोमा से जगा दिया है। डॉक्टर के चेकअप के बाद वो शायद 3 कटोरी खा जाए। उसके आदमी ये सुनकर दंग रह गए। आखिरकार 3 बड़े डॉक्टरों की टीम ने इसे मेडिकल साइंस का एक ऐसा चमत्कार माना जिसे दोबारा दोहराया नहीं जा सकता। पीटर ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके भाई को तुरंत बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। जाते जाते भाई की जिद पर पीटर नूडल्स का वो बर्तन भी एम्बुलेंस में साथ ले गया, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान थे कि अस्पताल में क्या खाने की कमी है। रात का खाना खिलाने के बाद मुझे वापस कोठरी नंबर 99 में भेज दिया गया। उन नूडल्स की वजह से मेरी फांसी 7 दिनों के लिए टल गई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस अंडरवर्ल्ड डॉन ने मुझे फंसाया था, उसे मेरी फांसी टलने की खबर मिल चुकी थी। उसने तुरंत जेल के कुछ भाड़े के हत्यारों से संपर्क किया और मुझे 6 दिनों के भीतर खत्म करने का हुक्म दे दिया। अगली सुबह साइलस मुझे फिर से किचन में ले गया। वहां सोफिया पहले से मौजूद थी। वो आज काफ़ी अच्छी दिख रही थी। उसने थोड़ा सा मेकओवर भी किया था और उसकी नज़रें मुझसे बच रही थीं। लेकिन मैंने उस पर ध्यान न देकर सीधे सामग्री की जांच की, जो हमेशा की तरह बेहद मामूली थी। एक ठंडी सांस लेकर मैंने इस बार मनतौ उबले हुए सादे बन्स और उसके साथ खाने वाली स्पेशल सॉस चटनी बनाने का फैसला किया। दोनों की मदद से बन्स तैयार होने लगे। सोफिया ने जब उन सफ़ेद गोल बन्स को देखा तो वो उलझन में पड़ गई। ये न तो ब्रेड जैसी दिखती है और न ही पिज्ज़ा जैसी। क्या इसे खाया जा सकता है? लेकिन कल के स्वाद को याद करके उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। अभी सुबह के 6:30 ही बजे थे कि कैदी डाइनिंग हॉल का दरवाजा पीटने लगे। साइलस हैरान था क्योंकि खाने का वक्त सुबह 7 बजे था। उसने दरवाजे के पास जाकर सुना तो दंग रह गया। कैदी चिल्ला रहे थे, दरवाजा खोलो, हमें खाना है, भगवान के लिए खोलो, हमें और मत तड़पाओ। साइलस का मुंह खुला का खुला रह गया। ये खाना खाने आए हैं या किसी नशे की लत का शिकार हैं? मैंने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई। अब आखिरी काम सॉस को भूनने का था, जो मशीन से नहीं हो सकता था। मैंने 15 किलो की भारी लोहे की कढ़ाई को हवा में उछालना टॉस करना शुरू किया। सोफिया और साइलस ये देखकर हैरान थे कि इतनी कम उम्र का लड़का इतनी भारी कढ़ाई को इतनी आसानी से कैसे संभाल सकता है। क्या वो 10 साल की उम्र से ये काम कर रहा है? 10 मिनट बाद बन्स और सॉस दोनों तैयार थे। बाहर कैदी पागलों की तरह दरवाजा पीट रहे थे। खासकर मंकी चिल्ला रहा था कि दरवाजा नहीं खुला तो वे इसे तोड़ देंगे।
हम तीनों ने मिलकर बन्स और सॉस को काउंटरों पर सजाया और साइलस ने दरवाज़ा खोल दिया। कैदी किसी भूखे भेड़िए की तरह अंदर भागे। खुद मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा नज़ारा होगा। मंकी जब काउंटर पर आया और उसने सफ़ेद गोल बन्स देखे तो उसका मूड खराब हो गया। शेफलिन, ये क्या बकवास है? रात भर भूखा रहने के बाद आप मुझे ये सूखा बन खिलाओगे? साइलस ने टोकते हुए कहा। मिस्टर यून का खाना तुम पहले भी खा चुके हो, चुपचाप लाइन में लगो। मंकी ने सिर हिलाया और सबको लाइन में लगाया। हर कैदी की थाली में 2 बन्स और 1 चम्मच सॉस दी गई। कैदी इस साधारण खाने को देखकर दुखी थे। सबसे पहले खाना बुलोंग के खास आदमी जाय को मिला, जो जेल में काफी रौब झाड़ता था। उसने बन का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे सॉस में डुबाया और मुंह में रख लिया। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अनोखा स्वाद उसके मुंह में ब्लास्ट कर गया। हे भगवान, क्या इंसानों के लिए ऐसा स्वादिष्ट खाना मुमकिन है? वो चिल्लाया और पागलों की तरह खाने लगा, जैसे किसी भुखमरी से आया हो। बाकी कैदियों ने भी जब जीगे को ऐसे खाते देखा तो उन्होंने भी बड़े बड़े निवाले तोड़े। सॉस का तीखा और गहरा स्वाद उनकी जीभ पर छा गया। पूरा हॉल तारीफों से गूंज उठा। मेरे माता पिता ने भी ऐसा खाना नहीं खाया होगा। मैं अब जेल से बाहर नहीं जाना चाहता, मुझे यहीं रहना है। सोफिया ये सब देखकर हैरान थी। उसे समझ आ गया कि ये शेफ कल से भी बड़ा जादूगर है। साइलस का भी मन हुआ कि वो खाकर देखे, लेकिन ड्यूटी की वजह से वो बस थूक गटक कर रह गया। बुलोंग ने हमेशा की तरह एक डिब्बा पैक करवाया और पीटर के पास ले गया। आधे घंटे में डाइनिंग हॉल खाली हो गया। कैदियों ने बंद से प्लेट की सॉस तक साफ कर दी थी, जिससे बर्तन धोने का काम बेहद आसान हो गया था। अब हॉल में सिर्फ जीगे बचा था, जो 4 बार खाना खा चुका था, लेकिन उसका पेट नहीं भरा था। काउंटर पर अब सोफिया खड़ी थी। जीगे ने अपनी स्टाइल मारते हुए कहा, सुंदरी, मुझे 2 बन्स और थोड़ी सॉस और 2। सोफिया ने खाली बक्से दिखाए। सब खत्म हो चुका है और तुम पहले ही 4 बार खा चुके हो। जिगे ने गुस्से में कहा, नाटक मत करो, मुझे पता है तुम लोग अपने लिए बचा कर रखते हो। सीधे सीधे बाहर निकालो, वरना अच्छा नहीं होगा। सोफिया ने बात अनसुनी कर दी। जिगे ने गुस्से में पूरी थाली फेंक कर मारी, जिसे सोफिया ने आसानी से डक कर लिया। जिगे काउंटर के अंदर घुस आया और सोफिया की खूबसूरती देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। वो उसकी तरफ झपटा, लेकिन तभी किचन के अंदर से एक भारी काली कड़ाही हवा में तैरती हुई आई और सीधे जीगे के चेहरे पर लगी। जीगे का सिर चकरा गया। वो मेरी ताकत देखकर डर गया, लेकिन अपनी धौंस जमाते हुए बोला, एक मामूली बावर्ची की ये मजाल, तुम जानते नहीं मेरा रसूख क्या है, तुम दोनों को मैं देख लूंगा। इतना कहकर वो चेहरा पकड़कर बाहर भाग गया। साइलस ने मुझे आगाह किया, इस जिगे का रवैया खराब है और बुलोंग के साथ उसके गहरे संबंध हैं। वो जरूर उसे बुलाने गया है। जेल के नियमों के मुताबिक गार्ड्स कैदियों के आपसी मामलों में दखल नहीं दे सकते थे, लेकिन साइलस ने कहा कि वो बुलोंग से बात करने की कोशिश करेगा। सोफिया ने भी चिंता में मेरा हाथ पकड़ा। तभी दरवाजा खुला और बुलोंग अपने आदमियों के साथ तेजी से अंदर आया। रास्ते में उसे जिगे मिला, जो रोते हुए बोला, बुलोंग भाई, उस शेफ ने मुझे मारा, आपको मेरा बदला लेना होगा। बुलोंग ने जिगे की बात सुनकर सीधे उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। फिर बुलोंग तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और कुछ दूरी पर ही घुटनों के बल बैठकर फिसलते हुए मेरे पैरों के पास आ गया। यून भाई, मेरे आदमी की गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। जिगे का मुंह खुला रह गया और साइलस की आंखें बाहर आ गईं। जेल का सबसे खूंखार कैदी बुलोंग एक शेफ के सामने चूहा बन गया था। सोफिया की आंखों में भी एक अलग सी चमक थी। मैंने शांति से पूछा, क्या मैं तुम्हें जानता हूं? बुलोंग ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे बॉस पीटर ने कहा है कि आपको वही इज्जत दी जाए जो उन्हें मिलती है। बॉस ने आपको याद किया है, आप मेरे साथ चलिए। मैं उसके साथ कोठरी नंबर 1 की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ सोफिया जब वापस जा रही थी तो उसने कुछ कैदियों को चिल्लाते सुना, मैं जेल से रिहा नहीं होना चाहता, बाहर ऐसा खाना कहां मिलेगा, रिहा होने वाले बेवकूफ हैं। सोफिया और साइलस एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। जेल के बी ब्लॉक का बेताज बादशाह एविला एक आदमी से पूछताछ कर रहा था। उस आदमी ने कांपते हुए कहा, बॉस, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ए ब्लॉक का खाना सचमुच लाजवाब है। कल मुझे वहां काम पर भेजा गया था, जहां मैंने यांगचुन नूडल्स खाए, जिन्हें ड्रैगन कंट्री के एक शेफ ने बनाया था। आज सुबह मैंने $1000 देकर वहां का एक बन और सॉस मंगवाई है। एविला को भरोसा नहीं हो रहा था। $1000 में एक सूखा बन? उसने अपने आदमी मिलर से कहा, आज दोपहर को किसी भी तरह उस शेफ का खाना मेरे लिए लेकर आओ, मैं भी देखूं उसमें ऐसा क्या जादू है। दोपहर के वक्त मैंने और सोफिया ने मिलकर एक पारंपरिक चीनी मिक्स वेजिटेबल डिश मिश्रित सब्जी दाल तैयार की। डाइनिंग हॉल के दरवाजे फिर पीटे जाने लगे। चीफ गार्ड मार्टिन ने दरवाजा खोला तो सबसे आगे डॉन पीटर अपनी लेदर जैकेट में मुस्कुराता हुआ अंदर आया। मंकी और उसके आदमियों ने काउंटर के सामने आकर मुझे और सोफिया को 90 डिग्री झुककर सलामी दी। यून भाई को प्रणाम, भाभी को प्रणाम। सोफिया ये देखकर हैरान थी, उसे जेल में कभी ऐसी इज्जत नहीं मिली थी। मार्टिन भी ये नजारा देखकर सन्न था।
मंकी ने मार्टिन को आंख दिखाते हुए कहा, मार्टिन साहब, अपनी उंगली नीचे रखिए, आप नहीं चाहेंगे कि आपके परिवार को कुछ हो। मार्टिन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि सिर्फ 24 घंटों में मैं इस जेल की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। उधर बी ब्लॉक में एविला के सामने खाना परोसा गया। जैसे ही उसने उस मिक्स सब्जी का एक निवाला मुंह में लिया, उसका दिमाग घूम गया। स्वाद इतना गहरा और लाजवाब था कि उसके हाथों से कांटा छूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिलर घबरा गया। बॉस, क्या उन्होंने इसमें जहर मिलाया है? एविला ने उसे चुप कराया और पागलों की तरह सारा खाना साफ कर दिया। उसने कहा, बी ब्लॉक में ऐसा कोई शेफ नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे सारे कैदी ये ब्लॉक में ट्रांसफर होना चाहेंगे। अपने आदमियों से कहो, आज दोपहर को कुछ बड़ा हंगामा खड़ा करना है। जल्द ही जेलर को खबर मिली कि बी ब्लॉक के कैदी दंगा कर रहे हैं और उनकी मांग है कि उन्हें भी ए ब्लॉक वाले शेफ का खाना चाहिए। जेलर परेशान हो गया कि क्या ये कैदी चीनी खाने के लिए पागलों की तरह लड़ रहे हैं। इस बीच मुझे जेल के कोल्ड स्टोरेज में कुछ खास तरह के जानवरों के अंग मीट कंपोनेंट्स मिले। मैंने उन्हें मिलाकर एक सीक्रेट जादुई चटनी बनाई और एक छोटी शीशी में छिपा कर रख ली। तभी किचन में मदद के लिए एक नई लड़की बेबे को भेजा गया। उसने मुझे देखकर मुंह बनाया। सोफिया, क्या यही तुम्हारा जादुई शेफ है? ये तो कोई अजीब सा लड़का लगता है। मैंने बिना कुछ कहे उसकी गर्दन पकड़ी और उसे डरा दिया, जिससे वो तुरंत सीधे रास्ते पर आ गई। खाना बनाते समय सोफिया को कोने में वो सीक्रेट चटनी की शीशी दिखी। उसे लगा कि ये कोई फ्रूट जैम है। उसने स्वाद बढ़ाने के लिए उसे पूरी सब्जी में डाल दिया। दूसरी तरफ उस अंडरवर्ल्ड डॉन के भेजे हुए कातिल ने रात को मेरे सेल की तरफ कदम बढ़ाए। उसे लगा कि एक शेफ को मारना बेहद आसान होगा, लेकिन उसी रात कैदियों ने वो जादुई चटनी वाला खाना खाया था, जिससे उनके शरीर में एक अजीब सी गर्मी और आक्रामकता साइड इफेक्ट पैदा हो गई थी। बुलोंग अपनी कोठरी में गुस्से और बेचैनी से पागल हो रहा था। तभी उसने बाहर उस कातिल को रेंगते हुए देखा। बुलोंग ने उसे अंदर खींच लिया और पूरी रात उस कातिल की चीखें गूंजती रहीं। सुबह तक वो कातिल अधमरा हो चुका था और गार्ड्स उसे अस्पताल ले गए। जब डॉन को पता चला कि उसका टॉप किलर नाकाम हो गया तो वो दंग रह गया। अगली सुबह साइलस मुझे डी ब्लॉक ले गया, जहां वीआईपी कैदी रहते थे। वहां मेरी मुलाकात हेनरी माफिया परिवार के पूर्व मुखिया हेनरी से हुई, जो अपना 80वां जन्मदिन मना रहे थे। शर्त यह थी कि खाना पूरी तरह शाकाहारी होना चाहिए और 18 तरह के व्यंजन होने चाहिए। मेरे पास ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन तभी ड्रैगन कंट्री से आई एक नई टोफू सोया पनीर मेकिंग मशीन वहां पहुंची। मैंने हेनरी को एक लिस्ट दी, जिसे देखकर बाकी बूढ़े माफिया हंसने लगे कि ये शेफ सिर्फ टोफू खिलाएगा। हेनरी ने मेरी निगरानी के लिए अपने पूर्व मिशेलिन 3 स्टार शेफ व्हाइट डेविल को किचन में भेजा। लेकिन जब व्हाइट डेविल ने मेरी कला देखी, जहां मैंने चाकू से टोफू को तराश कर एक फिनिक्स पक्षी का आकार दे दिया था, तो वो मेरा मुरीद हो गया। जब खाना टेबल पर पहुंचा तो उन बूढ़े माफियाओं ने मजाक उड़ाया, लेकिन व्हाइट डेविल ने कहा, मेरा हुनर इस शेफ के सामने कुछ भी नहीं है। हेनरी के एक पुराने साथी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, उसका पूरा शरीर झटके से जम गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।